हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें हम विशेष प्रकार की याचिका के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्टडी आईक्यू के इस तमाम सारे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, आप उस पर जुड़िए। और इस लेक्चर की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू उत्तर प्रदेश को आप ज़रूर जो है उसमें ज्वाइन होइए टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। हैबियस कॉर्पस याचिका जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। खास तौर से हैबियस कॉर्पस की जो याचिका है इसके ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है। हैबियस कॉर्पस की जो याचिका है इसमें हम लोग किन किन चीज़ों को डिस्कशन में रखेंगे इसके ऊपर भी एक बार हम लोग ध्यान देते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें जानेंगे कि ये सामान्य तौर पर ये होती क्या है, हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो क्या है। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हैबियस कॉर्पस जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके मतलब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मतलब जानने के बाद हम अगला पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे वो होगा कि ये जो पिटीशन है या जो रिट है इसको कैसे जो है वो जारी करवाया जाता है या इसके लिए किस प्रकार से रिक्वेस्ट की जाती है, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर ये किन किन परिस्थितियों में काम आ सकती है, ये रिट्स जो हैं ये किन परिस्थितियों में काम आती हैं या आती है, इसके लिए आर्टिकल 32 और 226 में क्या प्रोविज़न दिया गया है और दोनों आर्टिकल में किस प्रकार के अंतर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो थोड़े बहुत जो करंट प्रोविज़न्स हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन हमारा लास्ट में रहेगा। सो इसलिए ध्यान से इस पूरे के पूरे प्रोविज़न को पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंटली ये पूछी जाने वाली रिट्स होती हैं, तो सभी रिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट में, लेकिन मेनली जो फोकस होगा वो आज हैबियस कॉर्पस रिट जो होती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग सामान्य परिचय से। और हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, हैबियस कॉर्पस की जो रिट है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, इंग्लिश में आप इसे हैबियस कॉर्पस कहते हो, हिंदी में आप बोलते हैं इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं आप इसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी आपके एग्जाम में इसके इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी ये जो रिट है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जितनी भी रिट्स होती हैं, सबसे पहले हम लोग रिट्स के बारे में जान लेते हैं, याचिका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। याचिका अर्थात रिट्स जो होती हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एक आपकी आदेशात्मक हो सकती है, आदेशात्मक, और एक जो है वो आपकी निर्देशात्मक हो सकती है, निर्देशात्मक। इसका मतलब क्या है? यानी कि एक ऑर्डरेबल होगी और एक डायरेक्टिव होगी। तो जो ऑर्डर के फॉर्म में आएगी उसे मानना निश्चित रूप से अनिवार्य है, और जो निर्देशन के फॉर्म में वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वार्निंग के थ्रू आती है या वार्निंग की कंडीशन में आती है और आपको सचेत करने के लिए आती है कि भाई ये निर्देश है, ऐसे करो। इनमें से हैबियस कॉर्पस जो है वो किस प्रकार की है? वो ऑर्डरेबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें ऑर्डर की बात आ जाती है। किस प्रकार के ऑर्डर्स की बात आती है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन रखेंगे। खास तरीके से ये जो आज्ञा पत्र होता है, ये गैर कानूनी कारणों से अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई है, यानी किसी की इलीगल अरेस्ट हुआ है यदि अगर कोई व्यक्ति, तो उसके अरेस्ट होना जो है कंडीशन वो लीगल है या इलीगल है, इसकी जांच के आधार पर ये रिट जो है वो जारी करी जाती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हैबियस कॉर्पस जो है, ये जो वर्ड है, ये हैबियस कॉर्पस, इसको कई बार आपके एग्जाम में ऐसे हिंदी में भी लिख के आ जाता है, हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख के आ जाता है, हैबियस कॉर्पस ऐसे हिंदी में भी लिख करके आ जाता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, हिंदी में आप इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जरूर याद रखते हो, पर इंग्लिश भी आप याद रखो। और ये हैबियस कॉर्पस टर्म जो है वो लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है, और इस लैटिन भाषा का शब्द का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ बॉडी, और वी कैन से टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बंदी जो है उसको प्रत्यक्ष करिए। देखिए हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, उसे हिंदी में बोल रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है बच्चे। तो जब हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला है भाई, तो बंदी का मतलब कौन हो गया? वही जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो अरेस्ट हुआ है, और प्रत्यक्ष करना मतलब सामने लाना, ठीक है। इसी को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? हैबियस कॉर्पस बोल रहे हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। कैसे प्रस्तुत करना? सशरीर प्रस्तुत करना, यही जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग यही पर है, यही है। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आ रही है? कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की बात करते हैं, यानी कि एक जनरल लैंग्वेज में आपको बात समझ आएगी। संवैधानिक रूप से अगर हम इसको बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में अगर हम देखें, तो ये एक ऐसी रिट होती है, एक ऐसी याचिका होती है जो गैर कानूनी तरीके से जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है
उसकी जांच करने की या उसको रिहा करने के लिए जो रिट जारी करी जाती है या आदेश देने के लिए जो रिट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। अब जब हम बात करते हैं याचिकाओं की, जब हम किसकी बात करते हैं? याचिका की। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ये समझें कि व्हाट इज हैबियस कॉर्पस पिटीशन, हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो क्या है? पिटीशन का मतलब होता है किसी चीज की याचिका को दायर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया आप कर रहे हो। तो हैबियस कॉर्पस क्यों, किस लिए, क्या है ये, इन जनरल हम इसको और समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। तो किसी भी प्रकार की जो याचिका आती है वो किसी प्रकार के कानूनी सहायता के लिए ही आती है। आपको कोई कानूनी सहायता चाहिए, उसके लिए आपने याचिका दायर करी और उस पर सुनवाई हुई और उसके जो भी डिसीजंस आए आपको जो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये किस प्रकार की याचिका है, ये किस केस या किस कंडीशन में जो है इसको याचिका को दायर किया जाता है, इस पर अगर हम डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान की तरफ से जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, किसी भी कंडीशन में मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखा जाए। भारतीय जो संविधान है इसकी तरफ से निर्देश हैं और इसको ध्यान में रखने का सर्वाधिक काम जो है वो कौन करता है? वो हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, वो करते हैं। ठीक है, और वो किस प्रकार से कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कभी फिर। लेकिन फिलहाल हमको समझना है कि जो मौलिक अधिकार है उनका हनन ना हो। सामान्य तौर पर यदि अगर इनका हनन होता है, यानी इनका वायलेशन अगर होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यदि अगर होता है, तो हम लोग जो है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न्यायालय। और इसके लिए हमें जो प्रमुख रूप से न्यायालय हमको जहाँ पर ये दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमको जो कह सकते हैं कि हमको प्रोविज़न जो प्रदान किए गए हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा है आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो। तो ये विशेष प्रकार की कुछ याचिकाएं हैं। इन विशेष प्रकार की याचिकाओं में, यानी कि 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं, इन 5 याचिकाओं के बारे में हम लास्ट में एंड में डिस्कशन करेंगे। इन्हीं 5 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है हैबियस कॉर्पस। जब आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, किस प्रकार का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है? जैसे कि आपका स्वतंत्र रूप से जीना, जीवन जीने का अधिकार आपका क्या है? जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 21 के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और अगर इस प्रकार की चीज़ों का हनन होता है या किसी दूसरे प्रकार की चीज़ों का हनन, भाई आपको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, कोई व्यक्ति है जो गिरफ्तार होने की कंडीशन में नहीं आता है और आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो आपने उसके जीवन की स्वतंत्रता का हनन ही तो किया। और इसको बचाने के लिए ये व्यक्ति कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहाँ प्रोविज़न है, ये साधारण तौर पर ये प्रोविज़न्स हमको दिए जाते हैं कि किसी गिरफ्तार होने वाला जो व्यक्ति है वो क्यों गिरफ्तार हुआ, उसकी गिरफ्तारी के कारण। साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि जो गिरफ्तार हुआ है उसको न्यायिक सहायता के लिए वो अपना वकील रख सकता है या स्वयं भी अर्जी दे सकता है, ये सब चीज़ों से दी जाए। तो अगर इन सब चीज़ों का हनन होता है तो आप ये कोर्ट में याचिका लेकर के आ सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये तो हैबियस कॉर्पस का एक पॉइंट ये है जो आपको समझ में आया। अनिवार्य रूप से अगर इसकी बात करते हैं तो शुरुआत इसकी जो है वो कहाँ से हो रही है? इंग्लैंड से हो रही है। इंग्लैंड में भी 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा टर्म आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। उसी के आधार पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी रखे गए। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको मैग्ना कार्टा के रूप में याद भी करते हैं, और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो आप फंडामेंटल राइट्स बोल देते हो उसको। तो उन्हीं फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है और उसमें इस तरीके की चीज़ों को रखा गया है। अब ऐसी तरीके की चीज़ों को रखने का मतलब क्या है? तो किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते हैं तो आप याचिका दायर करते हो। याचिकाएं कई प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की याचिकाएं यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इनमें से हम हैबियस कॉर्पस का डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स है तो ये वायलेट कैसे हो सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास में कभी कभी राज्यों में पुलिस व्यवस्था जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, और जब कभी भी प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन के रूप में अग्रणी होने लगता है या बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट सहित अन्य 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करने की संभावनाएं रहती हैं। इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानें तो हमें पता चलेगा कि 1215 में मैग्ना कार्टा टाइप की जो रिट है वो वहाँ से शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1430 में जो है पोलैंड में भी इसी तरीके की एक रिट जो है जारी करी जाती थी।
खास तौर पर ये इसलिए जारी करी जाती थी कि जो हमारा जो पुलिस कार्यवाही जो होती हैं, जिसमें व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा होता है, पुलिस जो है जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार कर देती। आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में जो है ज़रूर तमाम प्रकार के इस तरीके के प्रोविज़न देखे होंगे, जिसमें अंग्रेजी प्रशासन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना पूछे जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया जाता था, किसी भी आधार पर जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया जाता था। इसके आधार पर रॉलेट एक्ट आया था, हम लोग को, आप लोगों को मालूम होगा, इसे काला कानून भी इसीलिए कहा गया, तो इस तरीके के रॉलेट एक्ट्स दोबारा ना आ सके। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, इसके लिए हम लोग हैबियस कॉर्पस जो है वो लेकर के आ सकते हैं। अब हैबियस कॉर्पस खास बात यह है कि क्यों और कब और किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। इसमें 2 पॉइंट हैं जो आपको बहुत खास तौर पर ध्यान रखने हैं, और वो 2 पॉइंट कौन से खास तौर पर हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, क्या वो कानूनी तौर पर गिरफ्तार या गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पहली चीज, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसकी गिरफ्तारी वैध है, क्या गिरफ्तारी वैध है। अगर गिरफ्तारी वैध नहीं है तो फिर दिक्कत है। क्या गिरफ्तारी वैध है, तो ये हमको जांचना है। यहाँ पर गिरफ्तारी क्या होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। अगर ये वैध है तब तो ठीक है, अगर ये वैध नहीं है, तो फिर ये वारंट जो है जारी हो सकता है, ये रिट जो है वो जारी करी जा सकती है न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि गिरफ्तारी वैध थी, मान लेते हैं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो वैध था, लेकिन 24 घंटे के अंदर इसे क्या करना चाहिए था, 24 घंटे के अंदर इसे निकटतम न्यायालय के समक्ष क्या करना चाहिए था, इसे प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। 24 घंटे से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाली एजेंसी ने अपने पास रखा। अरे भैया, आपने गिरफ्तार किया है तो उसके ऊपर ट्रायल होगा, ट्रायल पुलिस नहीं करेगा, ट्रायल न्यायपालिका करेगी, तो आप निकटतम मजिस्ट्रेट से उसकी अवधि लीजिए। तो अगर आपने अवधि नहीं ली है तो ये दूसरी कंडीशन है जिसमें आपके खिलाफ जो है जांच, जो गिरफ्तार करने जो एजेंसी है उसके समक्ष जो है वो, उसके विरोध में जो है वो ये याचिका दायर की जा सकती है। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 चीजें, एक गिरफ्तारी अवैध है, दूसरा गिरफ्तारी वैध थी लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात 24 घंटे के अंदर जो वैध समय सीमा है उसमें निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इन दोनों कंडीशंस में इसको जारी किया जा सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुल मिलाकर के इन सब का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो पुलिस हिरासत में जो व्यक्ति है वो वैध तरीके से और सही व्यक्ति है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, किसी पुलिस एजेंसी को या किसी गिरफ्तार करने वाली एजेंसी को, लेकिन गलती से उसने रमेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके रखे हुए गलती से। तो भाई ये जांच तो करनी चाहिए थी, आपने जिसको गिरफ्तार किया है वो रमेश ही है कि सुरेश ही है जिसको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। गिरफ्तार सुरेश को करना था, गिरफ्तार आप रमेश को कर लाए। तो जांच होनी चाहिए प्राथमिक तौर पर, 24 घंटे के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलत गिरफ्तारी होगी तो उसे ससम्मान आप न सिर्फ रिहाई करेंगे बल्कि उसके घर तक छोड़ करके भी आएंगे, क्योंकि आप लेकर के आए ससम्मान। तो अगर ये चीज नहीं हो रही है तो इसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो लेकर के आई जाती है। गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को कारण बताया जाना चाहिए, उसके घर वालों को सूचना दी जानी चाहिए और एक वकील रखने के लिए उसको अधिकार है। ठीक है, कानून का जो विशेषज्ञ है उसको रखने का उसको अधिकार है। और इन सारे में से किसी भी असुविधा को अगर आप देखते हो तो फिर ये हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो आ सकती है आपके खिलाफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मालूम है किसी भी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कि कहाँ लेकर के आया जाता है, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। और ये बात आप आर्टिकल नंबर 22 में पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 22 में अगर आप देखोगे तो उसमें गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, क्या करिए, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करिए। हालांकि इस 24 घंटे में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट तक ले जाने के लिए जो यात्रा में जो समय लगता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। इसमें कुछ छुट्टियों के दिन जो होते हैं वो भी एक्सक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, हालांकि उसे प्रस्तुत करते हैं, और नहीं प्रस्तुत किया गया तो आप इसको माफ कीजिएगा, इसके लिए आप जो याचिका लेकर के आते हो वो याचिका कौन सी है, हैबियस कॉर्पस है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 जो है वो इसमें किस प्रकार के अधिकार हमको देता है। देखिए, मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय। और न्यायालय में भी कोई छोटे मोटे नहीं, सेशन कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आप सीधा जा सकते हैं हाई कोर्ट और आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने के प्रोविजन मौलिक अधिकारों के हनन के केस में, और हाई कोर्ट के पास पहुंचने के जो प्रोविजंस हैं यही इन दो अलग अलग आर्टिकल्स में दिए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल जो है वो 32 है इसी प्रोविजन के लिए, और हाई कोर्ट के लिए 226 है हाई कोर्ट्स के लिए। यानी हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं, 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं उसको जारी करने का अधिकार आपको मिलता है हाई कोर्ट को 226 से, और यही अधिकार आर्टिकल 32 से मिलता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बारे में हमारे संविधान के जो पितामह हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या कहा है इसे, संविधान की हृदय एवं आत्मा का है, द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान में 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इसके लिए दोनों महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, दोनों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये तो बात हो जाती है कि आपने गिरफ्तार करने वाली एजेंसी जो है वो सरकारी है, जैसे मान लेते हैं कि पुलिस है, तो पुलिस क्या है, सरकारी एजेंसी है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या ये प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। आपने पुलिस के खिलाफ तभी देखा कि जारी की जा सकती है, लेकिन क्या प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ भी जारी कर सकती है? बिल्कुल, हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो सरकारी एजेंसीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मिल है, कोई कारखाना है, कोई कंपनी है, वो उस व्यक्ति को, अब उसके यहां से 24 घंटे, अब देखिए कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है और वो अचानक वहां से गायब हो जाए और घर नहीं पहुंचे, या फिर उसे गायब किया जाए और घर ना पहुंचाया जाए, तो इस केस में भी ये रिट जो है वो जारी की जा सकती है। और पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आते भी थे, हालांकि अब हम लोग एडवांस हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो अब इस तरह के केसेस नहीं देखने को मिलते, पर शुरुआती दौर पे इस तरह के केसेस देखने को मिलते थे, इसलिए रिट जो है इसमें भी जारी की जा सकती है। ठीक है, प्राइवेट में भी। और बात करते हैं कि ये रिट जो है वो कैसे काम करती है, यानी कि कैसे दायर कर सकते हैं इस याचिका को, तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर है। भाई एक सिंपल सी बात होती है कि आप कोर्ट में क्या करिए, पत्र लिख करके दे दीजिए माननीय न्यायालय को, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो वो कोर्ट को पत्र लिख करके कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या है कि अगर आपके कोई लॉयर हैं, आपके कोई एडवोकेट हैं, तो आप उनके मार्फत या उनकी सहायता से अगर आप उसको पेश करते हैं, जो हमारा याचिका है उसको अगर आप दायर करने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी बनता है और इफेक्टिव होता है, ईजी और इफेक्टिव होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि एक तो व्यक्ति जो है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, चीफ जस्टिस को पत्र लिख करके इसका आग्रह कर सकता है, या फिर एक चैनलाइज तरीके से, एक बढ़िया तरीके से पिटीशन को जारी करा करके जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से, यानी कि एडवोकेट जो हैं उनके माध्यम से अगर आप इसको करवाते हो तो और जल्दी सुनवाई होने की संभावना रहती है। प्रोसीजर में जब कोई चीज़ आती है तो ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। जब किसी को नहीं मालूम है तो आप डायरेक्टली भी इस तरीके की अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं जिसमें आप हैबियस कॉर्पस रिट को जो है वो जारी करवा सकते हैं। अब इसमें जारी जब किया जाएगा तो इसमें जांच क्या की जाएगी, तो गिरफ्तारी जो है वो वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो तुरंत उस व्यक्ति को रिहा न सिर्फ किया जाएगा बल्कि ससम्मान उसे घर तक जो है वो क्या करके आ जाएगा, छोड़ा भी जाएगा। और यदि अगर ये बहुत ही प्रताड़ना वाला केस है, जैसे कभी कभी ये तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हुआ, जैसे भी एक केस मैंने आपको बताया कि बुलाना था सुरेश को और लेके रमेश को आ गए, तो ये बाय मिस्टेक हो गया, हालांकि इसका भी हर्जाना भरना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, आपने जानबूझ करके किसी को गिरफ्तार किया और उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने के लिए या शोषण करने के उद्देश्य से आपने उसको कईयों दिनों तक सरकार के या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको इसके खिलाफ बहुत भारी जो है वो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। गिरफ्तार करने वाली एजेंसी को इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके बारे में एक मुझे केस याद आ रहा है, 2020 का केस है, हालांकि थोड़ा पुराना केस है लेकिन आपको समझने के लिए पर्याप्त रहेगा। 2020 में, शायद दिसंबर 2020 की बात है, दिसंबर 2020 में बिहार पुलिस ने क्या किया, एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और उसे काफी लंबे समय तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए हुए अपने पास अपनी निगरानी में कैद रखा। तो बाद में जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जब जारी करी गई तो माननीय न्यायालय ने क्या किया, उनके ऊपर, जो बिहार पुलिस है उसके ऊपर हर्जाना लगाया। और हर्जाना कितने का लगाया, 5 लाख रुपए का। और 5 लाख रुपए जो है वो उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिस व्यक्ति को आपने अवैध तरीके से क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है।
ये मामला यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद बिहार पुलिस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है, एसपीएल जो है वहां पर लगा दिया, विशेष याचिका जो है लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को ले गए। और मुद्दा क्या था कि 5 लाख रुपए का जो हर्जाना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी डांट भी लगाई। मुद्दा क्या था कि ठीक है, हर्जाना लगा रहे हैं आप, 5 लाख का मत लगाइए, 5 लाख बहुत ज्यादा है। और जो कंडीशन रखी गई, क्यों 5 लाख ज्यादा है? सर ये ट्रक ड्राइवर ही तो है, ट्रक ड्राइवर के लिए 5 लाख बहुत ज्यादा है सर, इतना केस मत लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा कि क्या ट्रक ड्राइवर है इसलिए 5 लाख रुपए ज्यादा है, या फिर अगर ये किसी एमएलए का बेटा होता तो फिर 5 लाख रुपए कम होता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी का भी जो जीवन है, चाहे वो वीआईपी हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है, कोई भी साधारण व्यक्ति, दोनों का जीवन समान रूप से इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वल स्टेटस है सभी का। तो डांट भी लगाई और 5 लाख रुपए का जो हर्जाना था उसको कंटिन्यूशन में भी रखा। तो इनसे 2 चीजें क्लियर हो गई। एक तो यहां पर समानता का अधिकार भी मिल गया, और दूसरी बात यहां पर व्यक्ति को जो उसका मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ था आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 22 का, उसके थ्रू भी उसको न्याय मिला। ठीक है, तो ये चीज आपको एक केस के रूप में मैंने आपको रिमाइंड कराई। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कुछ और प्रकार की रिट्स भी होती हैं। जैसे हैबियस कॉर्पस के अलावा एक रिट होती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ही होता है किसी भी व्यक्ति जो है उसको जो है क्या करना है, सरकार जो है उसको आदेश देती है। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश बहुत बड़ा आदेश। देखिए, परम मतलब बहुत बड़ा, परमादेश, परम आदेश बहुत बड़ा आदेश। ये अलग जो 4 और रिट हैं उनके बारे में बता रहा हूं। आर्टिकल 32 के द्वारा हैबियस कॉर्पस रिट के अलावा जो रिट जारी की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका मैंडेमस है। कोर्ट जो है वो संबंधित अधिकारी या गवर्नर सरकार को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पर कल को जो है आप सेलेक्ट हो जाओगे, एक ऑफिसर बन जाओगे, और आप जो है अपने पद के अनुसार जो काम आपको दिया गया है करने के लिए, आप उसे टॉलरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ मैंडेमस रिट आ सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसे करें, जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है उसे करिए आप। ठीक है, सरकार ने काम करने के लिए रखा है तो आप काम करिए, और नहीं कर रहे हैं तो इसके खिलाफ, आपके खिलाफ ये परमादेश की रिट आ सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। इसी तरीके से एक है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पावर ज़्यादा आ जाती है तो हम उस पावर का मिसयूज करते हैं। तो प्रोहिबिट करने का मतलब ही होता है मना करना। ये जो रिट होती है ये न्यायिक संस्था या लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहें और इसके बाहर निकलकर कोई कार्य न करें। जैसे मान लेते हैं कोई न्यायिक मुद्दा ऐसा है जो किसी लोअर कोर्ट में आया, लेकिन लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर का मामला है, तो इस मामले को लोअर कोर्ट नहीं करेगा, उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कोई मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है और उसे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला रही है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो क्षेत्राधिकार से बाहर है ना, तो उस मुद्दे को उसे कहां दे देना चाहिए, कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए? आपको हाई कोर्ट या हायर कोर्ट जो है आपके, उनमें ट्रांसफर कर देना चाहिए, और ऐसे कई बार करते भी हैं। क्लियर है? सो प्रोहिबिशन जो है इसी बात की मनाही है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है उसे ना करें। मैंडेमस जो अधिकार क्षेत्र में है उसे जरूर करें, इसके बारे में बताता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एक और रिट है सर्टियोररी। ये उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का मतलब होता है किसी चीज को ओवर रूल कर देना या उसको अपने अंडर में ले लेना। जैसे कभी कभी होता है ना कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ला हमें दो, हम कर लेंगे, तो ये जो है ये सर्टियोररी है। अब सर्टियोररी में हमको ध्यान रखना है कि जो निचली जो अदालतें हैं, अधिकारिता का उल्लंघन करने से उनको रोका जाता है। अधिकारिता का उल्लंघन करने से क्या किया जाता है? उनको रोका जाता है। और इस कैसे प्रकार से रोका जाता है कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट से केस को ट्रांसफर करने के लिए बोलती हैं कि ये केस हमें दो, आपका नहीं है, आप नहीं कर सकते इसे। तो इस वाले प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है, उत्प्रेषण रिट बोला जाता है। और एक होता है क्यो वारंटो। इसको हिंदी में अधिकार परीक्षा कहा जाता है। क्या पूछा जाता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जिस अधिकार से आप बैठे हैं, जहां पर, जिस कुर्सी पर, जिस
पद पर, वो पद आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? क्या आप उस पद को सही तरीके से प्राप्त किए हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रमोशन उसका हुआ है और प्रमोशन होकर के किसी दूसरे पोस्ट पर बैठा, तो उसे पूछा जा सकता है कि सर आप इस पोस्ट पे कैसे आ गए? तो वो बता सकते हैं कि सर हम तो प्रमोट होकर के आए हैं। या फिर इसका एक और उदाहरण हो सकता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति प्रमोट होकर के मेरे पद पर आया और मैं अपने पद से हट ही नहीं रहा हूं, तो अगला व्यक्ति कैसे पद पर आसीन होगा? तो मुझसे पूछा जा सकता है कि सर आप क्यों नहीं हट रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से ये जो कंडीशंस आती हैं, किसी पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस अधिकार से बैठे हैं उस पद पर, उसको बोलते हैं क्यो वारंटो। तो ये आपको 4 और प्रकार की रिट मैंने यहाँ बता दी, और हैबियस कॉर्पस पे तो हम लोगों ने डिस्कशन किया ही हुआ है। तो आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे जो रिट्स हैं इनके बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको जो डेटा हैं वो क्लियर हुए होंगे। इस लेक्चर की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, और टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ उत्तर प्रदेश। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ेंगे। साथ ही अन्य डिटेल्स के लिए आप इन जो चैनल्स हैं इसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसा लगा है आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।